हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ब्राट और आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया में वुंड हीलिंग के बारे में। मींस जब हीमोफीलिक को कोई चोट लग जाती है, वो भी जख्म ही हम मान लेंगे, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। या फिर चोट लग जाती है, कट लग जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक जैसे सर्जरी हम कोई करवाती हैं तो उसमें जो हीलिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हीमोफिलिक है जो, उसमें जब भी कोई चोट लगती है उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल पर्सन से उसको डिफरेंट लेके चलेंगे। क्योंकि जो वुंड हीलिंग है, वुंड हीलिंग का सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें यही होता है कि क्लॉटिंग। तो हम सबसे पहले क्लॉटिंग को समझेंगे कि क्लॉटिंग का क्या मतलब है। तो जब तक क्लॉटिंग नहीं होगी तब तक आपकी वुंड हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो जो हीमोफिलिक है उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है, चाहे वो फैक्टर 8 हो, फैक्टर 9 हो, या फिर उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, जैसे आपके इनहिबिटर्स बन गए किसी के अंदर तो उसकी क्लॉटिंग नहीं हो रही। तो जब तक आपकी क्लॉटिंग नहीं होगी, फिब्रिन नहीं बनेगा, तो वुंड हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। सबसे पहली बात तो आप ये मान लीजिए। तो हीमोफिलिक में सबसे पहले यही है कि आपने फर्स्ट स्टेप इज़ टू अचीव द क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग कैसे अचीव करनी है हीमोफिलिक में? सबसे पहले तो जो भी हीमोफिलिक है, चाहे न्यू डायग्नोस्ड है या ओल्ड है, उनको सबसे पहले तो आपका फैक्टर लेवल पता होना चाहिए। कौन सा हीमोफिलिया है, हीमोफिलिया ए है या हीमोफिलिया बी है, ये पता होना चाहिए। और आपको कितनी डोज लगनी चाहिए, मीन्स किस इंजरी में कितनी डोज आपको लगनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई भी बंदा है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को 500 यूनिट लगता है, कुछ कहते हैं 1000 यूनिट लगता है। डिफरेंट इंजरीज के लिए डिफरेंट होती है। और अब नॉर्मल जो हमारे जैसे कोई ब्लीड हो गया यहाँ, उसमें हम 40% लेवल एज एन एवरेज मान के चल सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है या कन्फ्यूज़न है तो आप 40% उसको बेस लाइन लेवल मान के चलें कि आपने 20 यूनिट, फैक्टर 8 की बात कर रहा हूँ, 20 यूनिट पर केजी आपने फैक्टर उसको देना है, सो दैट क्लॉटिंग कैन बी अचीव्ड, ताकि उसके वो खून का धक्का बन सके। तो हीमोफिलिक में अगर आप 20 यूनिट के हिसाब से फैक्टर देंगे फैक्टर 8 में, तो उसमें उसका 40% फैक्टर 8 लेवल वो अचीव हो जाएगा। लेकिन जो फैक्टर 9 है उसमें क्या है कि फैक्टर जो 8 है उसमें अगर आप 1 यूनिट फैक्टर देते हैं तो उससे 2% उसके इंक्रीज होता है फैक्टर 8 लेवल। तो फैक्टर 9 में 1% देती है तो उससे 1% ही अचीव होता है। तो फैक्टर 9 में वही होता है कि 40% अचीव करना है तो 40 यूनिट पर केजी देना है उसमें फैक्टर। तो जो वुंड हीलिंग है उसमें सबसे पहला फैक्टर है कि आपने क्लॉटिंग करनी है, आपका जो ब्लड है उसका क्लॉट बन जाए और वो अल्टीमेटली फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाए, फिर आपकी वुंड हीलिंग होगी। सो उसमें फर्स्ट थिंग आपने क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हीमोफिलिक को चोट लगती है, मीन्स अगर तो कोई सर्जरी करनी है उसमें तो फैक्टर आपका पहले से ही लगेगा। मीन्स आपका फैक्टर लेवल्स पता किया जाएगा, उसकी नॉर्मल आपका फैक्टर लेवल कितना है, आपके इनहिबिटर्स पता किए जाएंगे, इनहिबिटर्स है या नहीं है, उसके हिसाब से आपका फैक्टर चूज़ किया जाएगा कि आपका कौन सा फैक्टर 8 लगेगा आपको या फैक्टर 9 लगेगा। अगर किसी को इनहिबिटर है उसको फैक्टर 7 लगेगा, फीबा लगेगा। तो उस हिसाब से वो सर्जरी से पहले ही आपको फैक्टर दिया जाएगा। लाइक जो सर्जरीज होती हैं उसमें 100% लेवल करके फिर ही सर्जरीज की जाती हैं। तो जनरल सर्जरीज में 100% किया जाता है। टूथ एक्सट्रैक्शन वगैरह उसमें थोड़ा सा कम भी दे सकते हैं, लाइक 60% लेवल आप दे के उसमें भी आप टूथ एक्सट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो आइज़ वगैरह की सर्जरी है उसमें भी 60% का लेवल करके वो डॉक्टर्स सर्जरी आपकी कर देते हैं सक्सेसफुली। तो सर्जरीज की बात तो अलग है, लेकिन अगर आपकी कोई चोट लग गई है या कोई कट लग गया है तो उसमें आपको जल्द से जल्द आपने फैक्टर लेना है।
तो जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग को हम आज जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम जल्द से जल्द कैसे आप रोक सकते हैं, ब्लड को कैसे रोक सकते हैं। तो जल्द से जल्द ब्लड रोकने का सबसे पहला स्टेप तो है कि आपने जहाँ भी आपका ब्लड बह रहा है, कट लग गया है, तो आपका जहाँ भी आपका ब्लड बह रहा है तो उस एरिया को आप पहले क्लीन कीजिए। कोई भी साफ़ कपड़ा है, जहाँ गॉज पीस है, जहाँ कॉटन है, उससे आप क्लीन करके उसके ऊपर आप गॉज पीस रख के, जहाँ कोई बैंडेज रख के उसको प्रेशर दे दीजिए। किसी भी चीज़ से आप एमरजेंसी में आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ रख के उसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। तो और कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप ऐसे हाथ से ही जहाँ भी आपके कट लग गया उसको ऐसे पकड़ के वहाँ पे कट को प्रेशर दे सकते हैं। सो अगर आपके पास फर्स्ट एड अवेलेबल है तो आप, हाँ, वो फर्स्ट एड किट से भी आप गॉज पीस होता है ना, पट्टी होती है जो, पट्टी लगा के उसको प्रेशर देना है। प्रेशर इतना नहीं है कि आपने ज़ोर से गांठ बांध देनी है, नॉर्मल कंसिस्टेंट प्रेशर देना आपने, जो लगातार आपका दबाव बनाए रखे। तो क्लॉटिंग में हमारे जो टीचर थे वो हमें समझाते होते थे कि क्लॉटिंग में, आपने नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, कि उसमें आपके पास पेशेंस होने चाहिए। पेशेंस इन दी सेंस, आपके कहीं चोट लग गई है, आपकी नक्सीर फट गई है, यहाँ से आपने दबाया हुआ है, तो आपको सहज होना चाहिए कि हाँ रुकेगी, क्लॉटिंग धीरे धीरे रुकेगी। हीमोफिलिक में भी जिनका कुछ परसेंट लेवल होता है, जहाँ इवन 0% लेवल वाले भी हैं, उनकी क्लॉटिंग भी रुक जाती है प्रेशर से। तो उसमें क्या होता है कि 0% लेवल की रुक जाती है, उसके बाद जब आप हटाओगे प्रेशर तो दोबारा क्लॉटिंग ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर जब भी आपकी चोट लगे, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है चाहे एक्सटर्नल हुई है, तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी आप ले सकते हैं, इमीडिएटली अवेलेबल है तो साथ के साथ ही आप फैक्टर लगा लें। आप वेट ना करें कि इसमें सूजन आएगी फिर जाके मैं फैक्टर लूँगा। जहाँ ये मत वेट करें कि हाँ जी ये जॉइंट गर्म होगा। हमें पढ़ाया जाता ना कि आपके जी अगर जॉइंट गर्म हो रहा है तो आप समझिए ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर आपके औरत ने आपको बता दिया आपको चोट लग गई है, तो आपको पता है कि अब यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे कीड़ियाँ सी रेंगने लग गई हैं, तो आपने फैक्टर ले लेना है। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वहाँ जाके ले सकते हैं। अगर आपके खुद के पास फैक्टर है तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो वुंड हीलिंग है, जख्म आपका जो बनना है, उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आपका क्लॉटिंग बनी जाए। तो आज हम थोड़ा क्लॉटिंग के बाद वाला प्रोसेस समझते हैं। क्लॉटिंग के ऊपर मीन्स मेरी एक वीडियो और भी बन चुकी है, वो आप देख लीजिए। तो फिर क्या होता है, जब आपकी चोट लग गई, जहाँ आपके कट लग गया, सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि वहाँ पे सूजन करता है, जानबूझ के हमारी बॉडी वहाँ पे सूजन करती है, इन्फ्लामेशन करती है। इन्फ्लामेशन क्यों करती है? आपने जैसे देखा होगा कि हमारे मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाए तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे उनकी सुलह करवा देते हैं। बस यही प्रोसेस है हमारे बॉडी का, कि जब भी आपकी कहीं चोट लगी, इंजरी होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर हमें भगवान ने एक डिफेंस मैकेनिज़्म दिया हुआ है, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनके बहुत से काम उनको बांटे हुए हैं कि अगर कोई वहाँ पे इन्फेक्शन वाली चीज़ है उसको खा जाएँ, उसको ख़त्म करें, फिर हीलिंग वाली चीज़ वहाँ पे लेके आनी है उन्होंने। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेप है, इन्फ्लेमेशन हमारी हो जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो सूजन में सेकंड स्टेप है कि वहाँ पे जो ब्लड सेल्स या आ रहे हैं सभी, वो सारे उस एरिया को ब्लड से भर लेते हैं। चाहे सर्जरी भी है, उसमें डॉक्टर ने ब्रीक सा कट लगा दिया, उसके बाद उसने बंद कर दिया, लेकिन उसके बीच में भी छोटी सी ब्रीक सी लेयर जो है आपकी वाइट ब्लड सेल्स की, प्लाज्मा की और ब्लड की एक ब्रीक सी लेयर वो रह जाएगी, तो ही वो अच्छे से जुड़ पाएगा। सो जो आपका ब्लड इकट्ठा हो गया, उसने वहाँ पे एक क्लॉट बना लिया।
जब आपका वो ब्लड क्लॉट बन गया है वहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो उस एरिया की सराउंडिंग, सपोज करिए यहाँ पे आपके कट लगा है, उसका ये वाला एरिया है या ये वाला एरिया है, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे जो खून लेके आने वाली जो नसें होती हैं वो डायलेट हो जाती है, ताकि और ब्लड वहाँ पे आ सके और वो अपनी जो डिफेंस आर्मी है उसको वो भेज सके। तो उन्होंने क्यों भेजना होता है ब्लड? ताकि वो ब्लड आ सके वहाँ पे, तो वहाँ पे हीलिंग ब्लड से ही होनी है हमारी, क्योंकि ब्लड में हमारी सारी न्यूट्रिशन है, उस एरिया को हमने न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड से ही आनी है, और वो न्यूट्रिशन मीन्स उसको जो खुराक मिलनी है उस जगह को, वो ब्लड से ही मिलती है, तो उसकी फिर वो हीलिंग होगी। सो जिस एरिया में आपके मीन्स ब्लड नहीं आता, सपोज करिए हमारा ये नाखून है, नाखून का आगे वाला एरिया है, उसको आप थोड़ा सा काट दो, ठीक है, आप टेढ़ा काट के देख लेना नेल कटर से, तो क्या वो दोबारा जुड़ेगा? वो बिल्कुल दोबारा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं आ रहा। सो ब्लड आना ज़रूरी होता है। हीमोफीलिया में हम इसलिए ब्लड से डरते हैं कि हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता, तो ब्लड आना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, उसके हीलिंग फैक्टर्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वो आके वहाँ पे नया नेटवर्क बनाएंगे, तो फिर जाके आपके वो एरिया में हीलिंग होगी। तो जब वो डायलेट हो जाती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, तो वो एरिया गर्म होना शुरू हो जाता है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जब आपके जॉइंट में आपको हाथ लगाने से गर्माइश महसूस करे, वो जॉइंट गर्म हो रहा है, तो इट मीन्स वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। उसके दोनों मतलब है, ब्लीडिंग होने के बाद भी वो गर्म होगा, क्योंकि वो सराउंडिंग ब्लड वेसल्स हैं, वो डायलेट होगी और वो ब्लड लेके आ रही है। और तो उसके लिए हमने हीमोफीलिया में हमने उसमें कोल्ड पैक लगाना है, आइसिंग करनी है, ताकि वो बहुत ज़्यादा ब्लड ना ले आए और वहाँ पे हमें हीमोटोमा ना बन जाए, ठीक है। तो हमें वहाँ पे इतना ब्लड नहीं चाहिए, हम नॉर्मल बंदे का चलो आ जाए तो उसका तो ठीक भी हो जाएगा, फैक्टर लेवल्स उसके हाई होते हैं। तो हीमोफीलिया में हमने इतना ही ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड ना आए, ठीक है। तो आप उसमें कोल्ड पैक लगा सकते हैं, तो उससे आपकी जो हीलिंग है वो जल्दी हो जाएगी। कोल्ड पैक लगाने के बावजूद भी उसमें इस ब्लड तो आएगा ही आएगा, ये नहीं है कि वो आपको रुक जाएंगी, लेकिन वो जो आपकी डायलेट हुई हैं, जो फैली हुई हैं नसें, वो आपकी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, तो थोड़ा वहाँ पे सूजन कम होगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसमें ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने फैक्टर ले भी लिया है, जो भी फैक्टर प्लेसमेंट आपकी फैक्टर 8 की, फैक्टर 9 की, फैक्टर लेने के बाद भी अगर आप रेगुलर क्लॉट आइसिंग करते हैं, आइसिंग मीन्स कोल्ड पैक लगाते हैं, तो आपकी हीलिंग जल्दी होती है। तो आइसिंग और कोल्ड पैक प्राइस थेरेपी होती है, उसके लिए मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आप ध्यान से रख लें। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 8 to 10 मिनट से ज़्यादा आपने कोल्ड पैक कभी भी नहीं लगाना किसी भी एरिया पे, क्योंकि जब आप कोल्ड पैक लगाते हैं तो पहले 8 से 10 मिनट वो डायलेटेड ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, वो सुंगड़ जाती है। और लेकिन अगर आप लंबे समय तक 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा के रखोगे कोल्ड पैक को, तो वो उल्टा नुकसान करती हैं, वो उसको फिर डायलेट कर देती है, तो उसमें फिर आपका नुकसान होगा। जब वो डायलेट हो जाएंगी तो ब्लीडिंग आपकी बढ़ेगी, तो वो आपका एरिया गर्म हो जाता है, तो ब्लड आ गया वहाँ पे। वो ब्लड फिर एक हमारे ब्लड में चीज़ होती है न्यूट्रोफिल्स, वो आ जाती है। न्यूट्रोफिल्स हमारी जो है आर्मी हम बोल देते हैं कि हमें बचाने वाली आर्मी है। और उसमें फिर क्या है कि कोई बाहर वाली चीज़ है जहाँ फिर वहाँ पे कोई डेड सेल्स हैं, क्योंकि जब भी आपकी कटिंग हुई है, कहीं पे कट लगा है, जहाँ इंजरी हुई है, वहाँ पे जो सेल्स हैं वो मरते रहेंगे, ठीक है। इवन ब्लड भी जो है वहाँ पे इकट्ठा हो गया, वो भी मर जाएगा। तो उनको वो फैगोसाइटोसिस करके, मीन्स जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, वैसे ही वो
हम फैगोसाइटोसिस बोल देते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में, वो आपके वो फॉरेन थिंग है या डेड सेल्स हैं, उनको खाकर वो सेल्स उसको वहाँ से बाहर ले जाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाती है आपकी, जो प्राइस थेरेपी में हम कंप्रेशन बोलते हैं, कि कंप्रेशन भी आपने इतनी करनी है कि वो कंसिस्टेंट प्रेशर मीन्स बना के रखें, ना कि इतनी ज़्यादा करनी है कि वहाँ पे आपका ब्लड फ्लो ही रुक जाए। ओके। और जो है कंप्रेशन वो भी मीन्स आप डिजिटल कंप्रेशन कीजिए, मैं तो ये सलाह देता हूँ। डिजिटल कंप्रेशन का क्या मतलब होता है कि आपने थोड़ी देर उसको कंप्रेशन लगा लिया है ना, क्रेप बैंडेज बांध ली, तो उसको बांध के 1 घंटा आधा घंटा रख लिया, उसके बाद थोड़ी देर उसको खोल दीजिए, फिर 2 घंटे बाद आप दोबारा बांध लीजिए। तो उसको हम एरिया को अपना जो नॉर्मल उसका ब्लड फ्लो है उसको भी हम होने देते हैं, और वो ब्लड चलता रहता है, और हमारे जो डेड सेल्स हैं, जो सूजन आ गई है, उसको बॉडी ने बाहर भी निकालना होता है, उसको वो लेके जा सकती है। तो मेरी ये पर्सनल है कि हमें डिजिटल कंप्रेशन देनी चाहिए, मैंने खुद देखा है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक कंप्रेस करके रखते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। एक तो हम ये ध्यान रखना है कंप्रेशन में कि आपने गांठ नहीं बांधनी। जब भी आपने कंप्रेशन करनी है तो उसका जो एंड है उसमें टेप लगा दिए, जहाँ जैसे ये मेरा रिस्ट ब्लीड हुआ था तो इसमें ये स्टिकर वाली है जैसे, है ना, तो इसको यूज़ करना है। तो गांठ नहीं मारनी, जहाँ पे आप गांठ मारोगे वहाँ पे फिर वो एक प्रेशर पॉइंट बन जाएगा और आपकी वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी, है ना, इन्फ्लामेशन हो जाती है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है प्रोलिफरेशन, मीन्स उसमें दूसरे सेल्स हैं वो आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ जाते हैं, फिर उसमें वो फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं। वो आपके जैसे हम ये बोल सकते हैं कि सपोज करिए ये आपका नॉर्मल टिश्यू है, ये कट गया तो इसमें पहले ब्लड इकट्ठा हो गया, उसमें नई नसें और बनेंगी, नया टिश्यू और बनेगा, ठीक है। उसको बनने के लिए फाइब्रोब्लास्ट वगैरह सेल्स, न्यूट्रोफिल्स इकट्ठे हो गए। फिर उसको जैसे आपका पुराना टिश्यू था, जैसे आप स्किन थी, अंदर मसल था, वैसे सेम उसी चीज़ को बनाने के लिए उसको बोलते हैं रीमॉडलिंग। फिर उसके बाद उसकी रीमॉडलिंग होगी, वो चीज़ वैसे की वैसे ही भगवान दोबारा बना देगा और रीमॉडलिंग होके वो आपका स्कार टिश्यू बन जाएगा। अब हमें स्कार टिश्यू बन जाएगा, स्कार मीन्स आपका वो धक्का बन के वो जो आपका हम कह रहे थे कच्चा मांस बन जाता है, तो वो स्कार टिश्यू फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अब इसमें हमने थोड़ा सा ये समझना है कि इसमें हमें दिन कितने लगती हैं। सो फर्स्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजरी और आपका कट, उससे लेके 3 दिन तक आपके ये इन्फ्लामेशन वाली स्टेज शुरू होती है। तो इन्फ्लामेशन और उसके बाद प्रोलिफिकेशन शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट 3 डेज और उसके बाद 1 हफ्ता, फिर 3 हफ्ते, तो ऐसे आपकी वो हीलिंग होती है। सो इसमें सॉरी बीच में कॉल आ रही है। तो इसमें हमने यही ध्यान रखना होता है कि जैसे आपकी एक बार इंजरी हो गई है तो आपने उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना होता है ताकि उसमें दोबारा इंजरी ना हो जाए और आपके दोबारा ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए उस एरिया को आपने मीन्स 3 हफ्ते तक आपने और ध्यान से रखना होता है। और अगर आपके कोई कट लग गया जहाँ और आपकी सर्जरी हुई है तो उसमें आप ये मान लीजिए कि फर्स्ट वीक में उस एरिया में मीन्स आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ थी टिश्यू की, है ना, उसका ओनली 10% अचीव होता है 1 हफ्ते में, और 3 हफ्तों में 70 to 80% जब आपका स्कार टिश्यू बन जाता है तो
3 हफ्तों में 70 to 80% आपका अचीव होता है। तो पहले जैसी स्ट्रेंथ आने में काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझें। इसलिए कोई भी आपकी सर्जरी हुई है, कट है, जैसे सपोज करिए किसी के एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है, उसको आफ्टर सर्जरी आपने वो बेल्ट बांध के जरूर रखनी है, ताकि वो जो आपका कट है, आपका हील हुआ है, वो दोबारा से वहाँ पे खुल ना जाए, वो टांके ना खुल जाए। वो आपके डॉक्टर्स वैसे आपको गाइड कर ही देती हैं। तो मेरा छोटा सा इनपुट था। अब इसके बाद हम कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी हीलिंग के ऊपर। सबसे पहले तो आपकी एज है, जो यंगर पेशेंट्स हैं, जवान लोग हैं, उनमें हीलिंग जल्दी हो जाती है। जो थोड़ी सी एज जिनकी ज़्यादा है उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये तो नॉर्मल सी बात ही है। सो सेकंड, हमारे जो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, जहाँ जिनको न्यूट्रोफिल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, उनमें भी हीलिंग कम होती है। फिर उसमें आ जाते जो मेन फैक्टर्स हम उसकी बात करते हैं, वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसी को है, वो उन्होंने कंट्रोल करके रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी इन्फेक्शन। कोई भी आपने सर्जरी कराई है, जहाँ आपकी इंजरी हुई है, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके नी में ब्लीडिंग हुई है ना, हेमाथ्रोसिस हम जिसको बोल देते हैं, जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग हुई है, तो अगर आपको लग रहा है कि उसमें 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो डॉक्टर से आप डिस्कस करें, और उसमें आपको एंटीबायोटिक्स ज़रूर साथ लेनी चाहिए, ताकि वो इन्फेक्शन अंदर हो जाए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो करती हैं। तो जल्दी वुंड हीलिंग करने के लिए, या वुंड हीलिंग होने के लिए नेसेसरी क्या चीज़ें हैं, वो 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है विटामिन सी। जो विटामिन सी है, वो कोलेजन सिंथेसिस मीन्स जो आपका मांस बनता है, या जो भी हीलिंग होती है, उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तभी आपने देखा होगा ना, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े, उनके बाहर जूस वाली शॉप्स ज़रूर होती हैं। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको किसी भी फॉर्म में लें, टेबलेट फॉर्म में लें, नेचुरल सप्लीमेंट्स में लें, या फिर जो जूसेस आती हैं, पैक्ड जूस वगैरह आती हैं, उनसे लें, या फिर फ्रेश जूस अगर आप घर से बना सकती हैं तो बेस्ट है। बाहर वाला अगर आप अवॉइड ही करें। तो सेकंड थिंग जो है हमारी वुंड हीलिंग में, वो है इम्पॉर्टेंट, वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हमें डेली ही प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पाती। तो इसलिए आपने डेली ही प्रोटीन लेना पड़ता है हमें। तो कितना डेली प्रोटीन लेना पड़ता है? सपोज किए किसी का 60 kg वेट है, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। तो 1 कटोरी दाल में मीन्स 10 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, तो इसका मतलब 6 कौलियाँ वो प्रोटीन ले। तो इसलिए जब भी आपको चोट लगे तो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन, जैसे कुछ मेडिकल शॉप्स में ये प्रोटीन एक्स वगैरह भी आ जाता है, या फिर जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, एमवे का आता है, आल-प्लांट प्रोटीन आता है, वे प्रोटीन आता है, वो आप लें। बेस्ट इज़ आल-प्लांट प्रोटीन, जैसे ये एमवे का आता है, तो वो आप लें। तो उससे आपकी जो हीलिंग है वो जल्दी अचीव होती है। इवन कोई भी हीलिंग है, जॉइंट में है, जहाँ टेंडन्स हैं, मसल्स में है, तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आप प्रोटीन लें तो वो आपकी हीलिंग जल्दी होगी। अब हीमोफीलिया में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रह गई है कि हमारा ये क्लॉट बन गया है ना, तो आप फैक्टर्स ले रहे हैं, तो क्लॉट को हम बोलते हैं फिब्रिन। फिब्रिन का क्या होता है कि हमारी बॉडी है जो, वो जो फिब्रिन बन गया है, वो उसको फॉरेन थिंग समझती है, और वो कहती है कि ये क्लॉट बन गया, ये मेरे को पसंद नहीं है, इसको मैं डिज़ोल्व कर दूं। तो वो जो एक बार क्लॉट बन गया है, वो बॉडी उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि नहीं तो वो आपका वैसे ही वहाँ पे पड़ा रहेगा ब्लड, और वो सड़ जाएगा।
तो उसको इसलिए बॉडी वो डिज़ोल्व करती है। तो हमें हीमोफिलिक को चाहिए होता है कि वो डिज़ोल्व ना हो, हम उसको थोड़ा लंबा टाइम रखना चाहते हैं। तो इसलिए आप 3 से 6 दिन तक एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं आप। उनमें क्या आ जाता है, जो आजकल हमारे ऑल इंडिया में अभी अवेलेबल है, वो है ट्राइनेक्सामिक एसिड। तो आप मीन्स 10 mg पर kg के हिसाब से ट्राइनेक्सामिक एसिड आप ले सकते हैं। तो सपोज करिए किसी का 100 kg बॉडी वेट है तो वो 500 mg की 2 टेबलेट्स ले सकते हैं। 80 kg से 100 kg है, वो 500 mg की 2 टेबलेट्स पर डे ले सकता है ट्राइनेक्सामिक एसिड की। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि हमने जो प्लेन ट्राइनेक्सामिक एसिड की टेबलेट आती है वही लेनी है। कुछ टेबलेट्स आती हैं जिनमें मेफमिनिक एसिड होता है, वो नहीं हमने लेनी। वो कई बार हम जब सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो केमिस्ट वो थमा देता है, क्योंकि नॉर्मली वो चलती है, क्योंकि वो एज ए पेन किलर का भी काम करती है मेफमिनिक एसिड। तो हमें नहीं वो चाहिए, हमें पेन किलर तो हमें मालूम है कि वो पैरासीटामोल ही हमने यूज़ करना है या ऑपरेट करनी है। हमने पेन किलर्स इन हीमोफीलिया की अलग से वीडियो बनाई हुई है, और वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई ऑलरेडी। तो इसमें बस यही है कि मेन डाइट और जो फैक्टर्स इसमें आती हैं जो हीलिंग को प्रमोट करते हैं या उसको रोकती हैं, वो है कि आपकी चोट कहाँ लगी है। वो चोट लगे हुए एरिए को, अगर आपका कोई जॉइंट है, उसको इमोबिलाइज करना है कि वो ऐसे ऐसे हिले ना ज़्यादा। सो फर्स्ट 3 to 6 डेज़ उसको इमोबिलाइज करना है। 3 डेज़ के बाद आपने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है। फिजियोथेरेपी का बेसिक फंडा मैं आपको बता दूं कि आपने फिजियोथेरेपी तब स्टार्ट करनी है जब आपकी पहले चोट लग गई तो आप फैक्टर्स ले रहे हैं। जब आपका जो अक्यूट पेन है, जो पेन हो रहा है आपका ज़्यादा, वो पेन आपका हट जाए, कम हो जाए, फिर आपने स्टार्ट करनी है फिजियोथेरेपी। वो नॉर्मली हम 3 to 5 डेज हम मानते हैं। तो अपने दूसरे या तीसरे दिन फिजियोथेरेपी शुरू करनी है। ये नहीं है कि आपकी आज ही चोट लगी है तो आज ही आपने फैक्टर लगा लिया है, तो आप सोचें कि जी मैंने फैक्टर लगा लिया तो अब तो मेरी ब्लीडिंग रुक गई, तो मैं आज ही फिजियोथेरेपी शुरू कर दूँ। तो साथ के साथ फिजियोथेरेपी नहीं शुरू करनी, 3rd डे शुरू आपने करनी है। 3rd, 4th और 5th डे आप शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेन। जब एक्यूट पेन सबसाइड कर जाए, आपका जो इंजरी लगी है वो पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, वो मीन्स 70% पेन आपका जब कम हो गया, तो आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करें। तो जो कोई जॉइंट है आपका, जहाँ कोई कट है जो किसी एरिया में जो जॉइंट के ऊपर है, वो थोड़ा सा देर से हील होता है। तो जो एरिया नहीं मूव कर रहा है वो एरिया जल्दी से मूव करता है। तो आजकल एक और कंसेप्ट आया है जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमल लोडिंग। ऑप्टिमल लोडिंग का क्या मतलब होता है, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हम होती थी प्राइस थेरेपी, PRICE। तो प्राइस थेरेपी अब चेंज होगी पुलिस थेरेपी में। प्राइस मीन्स पुलिस का है, P फॉर प्रेशर, O फॉर ऑप्टिमल लोडिंग। ऑप्टिमल लोडिंग का क्या होता है कि आपने जो जॉइंट में सपोज करें ये रिस्ट में ब्लीडिंग हुई है, तो 2nd या 3rd डे आपने ये फिंगर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है और एल्बो की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। इस जॉइंट को नहीं हिलाना आपने। कुछ लोग समझ लेते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर डालिए, हटा दिया, ऐसे डालिए, वो तो डिजिटल हो गया ना, डिजिटल प्रेशर हो गया। वो नहीं आपने करना। आपने जो उसके आजू बाजू की जॉइंट्स हैं, ये हो गया, इवन शोल्डर की भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एल्बो की करोगे तो उसमें जो रिस्ट के मसल्स हैं वो अपने आप मीन्स मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो स्वेलिंग है, आपका जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, वो आपका जल्दी मूव कर जाता है आपके लिम्फेटिक्स में। लिम्फेटिक्स हमारा वो होता है जो हमारा गंदा खून या हमारी इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं उनको बाहर निकालता है, वो फिर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं मल मूत्र के रास्ते। सो फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही, हम आगे वीडियो जारी रखेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा न्यू व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ओनली इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी में है, उसमें अदर लैंग्वेजेस नहीं है अभी तक। सो इट्स डॉक्टर बीरेंद्र बराड़ फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी फरीदकोट एंड हीमोफीलिया एडवोकेसी पंजाब। थैंक यू।